एवरीबडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। आज के क्लास में हम करेंगे DSSB PGT कॉमर्स 2015 का ये पेपर रहेगा। इसमें बेटा 200 क्वेश्चन है इस पेपर में, तो 50-50 की सीरीज़ करके चलेंगे, तो 4 वीडियोज़ में हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन एट द सेम लेवल इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट बेटा फिक्स्ड होती है, जैसे कि आप कहीं पर रह रहे हैं तो वहाँ का रेंट दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो रेंट होगा वो आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। उसके अलावा आप अपने डेली रूटीन के जो भी खर्चे करते रहते हो वो क्या होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सेम रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन, यदि इनमें से किस में चेंज नहीं होगा तो देखिए, कॉस्ट में चेंज होगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, क्वालिटी में चेंज होगा तो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, फैशन में यदि कोई चेंज रहेगा तो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज रहेगी। लेकिन यदि वॉल्यूम में चेंज हो जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टू चूज अल्टरनेटिव्स फॉर द, ये किसका अल्टरनेटिव है, ये हमारा बेटा किसका है, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रॉफिट या लॉस। तो ये हमारा फ्यूचर का अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो हमारा ये पॉइंट है, ये किस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, तो ये बेटा हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के अंदर आता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है, तभी कस्टमर क्या करता है, बार बार उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन ए है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। पर कैपिटा इनका भी इकोनॉमिक फैक्टर है। ट्रेंड्स इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्राइस एंड गुड्स होती है, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं उनके जो ट्रेंड्स होते हैं, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच इट इज एक्सपोज्ड एंड बाय विच इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेट बाय। ये किसने कहा है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि जो कोई ऑथर एक डेफिनेशन देता है और उसके जो डेफिनेशन वो एग्जाम में आ जाती है, ठीक है, उसको फिर बताना होता है कि इसकी डेफिनेशन है, किसने इसको कहा है। तो जो ये रेनिके एंड द सिकोल है बेटा, इसने कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट क्या नहीं है एनवायरनमेंट का, देखिए पेस्टल आपने पढ़ा होगा, पेस्टल के अंदर हमारे सारे क्या आ जाते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सॉरी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट आ जाते हैं पेस्टल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर उसके अंदर हमारा नहीं आता है। लेकिन यदि हम उनको डिटेल में पढ़ते चले जाते हैं तो उनके अंदर भी हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर आ जाता है। इसलिए इसके एग्जाम में जो हमारा आयोग था उसने तो क्या किया, बी को इसका आंसर माना है। लेकिन यदि हम ब्रीफ में पढ़ते चलेंगे तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए। लेकिन यदि हम आयोग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। शेयर मार्केट इंडिया को कौन कंट्रोल करता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि बेटा सेबी इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय पंचायत। देख, गांव में आपने देखा होगा पंचायत होती है, ठीक है। तो जो पंचायत होती है वो कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स ऑन लोकल फेयर, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी या लैंड रेवेन्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैक्स ऑन लोकल फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बेटा हमेशा आपको हर एक पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोर्स में कब आया था, तो 1 जुलाई 1987 को आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मीन्स, गुड्स क्या होती है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो सभी हमारी क्या होती है बेटा, गुड्स होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी हमारे इनमें से सर्विस है जो कवर नहीं होती। द सर्विस ऑफ अ टीचर, टीचर की सर्विस, बैंकर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस या फिर लॉयर की सर्विस। तो बेटा ये तीनों है, ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आती है, लेकिन सर्विस ऑफ टीचर ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आती। कॉरपोरेट टैक्स ईजा, कॉरपोरेट टैक्स क्या है हमारा। कॉरपोरेट टैक्स भी बेटा हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स भी नेक्स्ट पेपर हमने पढ़ा था, उसमें हमारा इनकम टैक्स दिया हुआ था। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स है, और कॉरपोरेट टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है। आगे देखिए, हु आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स क्या है, यानी कि किन की सहायता से ग्लोबलाइजेशन हमारा चलता है। इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल फ्लोस, कम्युनिकेशंस या ऑल ऑफ दी अबोव। तो बेटा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी हमारे ग्लोबलाइजेशन हो सकेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट आता है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, R&D की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा जो हमारा एजुकेशन होता है वो किसके अंदर आता है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट बट इट हैज़ वन लिमिटेशन विच इज़। तो इसमें से इनकी क्या हमारी लिमिटेशन है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो सही बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट। कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आता है, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी कंसिस्ट। MOA के अंदर हमारा क्या आता है, इनमें से नेम क्लोज, प्लेस क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज या ऑल ऑफ दिस। तो मेमोरेंडम में बेटा ये हमारी सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट प्रोलाइफरेशन रिप्रेजेंट्स इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। सेम किस में आएगा बेटा, ये सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट लाइन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन इज अ स्टेटमेंट विच डिफाइंस द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इज अ। ठीक है, कि मिशन एक स्टेटमेंट है जो डिफाइन करता है रोल, किसका किसका रोल डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन प्लेज, तो सोसाइटी का रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, सोसाइटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मर्सेंटाइल लॉ इज बेस्ड ऑन। ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉयड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय। हमारे देखना बेटे, याद रखना पार्टनरशिप में दो प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, एम्प्लॉयड एग्रीमेंट एंड एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट। ठीक है, जो एम्प्लॉयड एग्रीमेंट है वो कैसे आता है, कैसे क्रिएट होता है, वो कंडक्ट के थ्रू होता है हमारा क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज। एक वॉइड यानी कि वैध एग्रीमेंट कौन सा है इनमें से, एनफोर्सेबल एट लॉ, नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, रिस्ट्रिक्ट बाय गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससीज कैन बी। एक रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससीज का हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट करंट ईयर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर, नन ऑफ दिस। तो टैक्स की भाषा में बेटा हमारा जो ईयर होता है, जैसे अकाउंटिंग ईयर होता है ना, ऐसे टैक्स की भाषा में ईयर क्या होता है हमारा, असेसमेंट ईयर्स होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। टैक्स इंसिडेंट किस केस में हमारा हाई होता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स आर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो देखिए, ओनर्स ऑफ द कंपनी तो हमारे बेटा इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सबॉर्गेशन इज रिलेटेड विद। ये किससे रिलेटेड है, ये बेटा इंश्योरेंस एक्ट से रिलेटेड है, जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1987। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सबॉर्गेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मिंग एसेट्स मीन। परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कैश बैलेंस विद RBI,
बैंक बैलेंस विद आरबीआई, लोन्स एंड एडवांसेस विच जनरेट इनकम। तो परफॉर्मिंग एसेट से क्या होगा, ये हो जाएगा लोन एंड एडवांसेस विच जनरेट इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। जनरल रिजर्व हमेशा याद रखना बेटा रिवेन्यू प्रॉफिट से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन इन। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए तो बेटा आपको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने अकाउंट पढ़ा है अच्छे से तो उसके अंदर हम जब करते हैं क्वेश्चंस को हमें पता होता है कि इस आइटम को हमें कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इसको हम कहाँ शो करते हैं, इसको शो करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। आपने देखा होगा ना, हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस द शेयर्स आर फॉरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। हमेशा याद रखना जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा मांगी गई पूंजी से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। मांगी गई पूंजी यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अर्निंग प्राइस रेशियो इज 0.5 एंड अर्निंग पर शेयर इज ₹8 द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो सबसे पहले अर्निंग प्राइस रेशियो का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अर्निंग प्राइस रेशियो, प्राइस अर्निंग भी लिख सकते हैं, अर्निंग प्राइस भी लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन में जो हमारा अर्निंग पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, मार्केट ऑफ शेयर्स पूछा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर हमें रेशियो पता है, तो 0.5 इधर आ जाएगा, इधर मार्केट प्राइस अपॉन में ईपीएस कितना दे रखा है 8, यहाँ पर 8 डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे 10 आप काट देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली 4। ठीक है, जब आप देख सकते हो मार्केट प्राइस को डिवाइड करके हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं बेटा, तो हमारा क्या निकल के आता है, प्राइस अर्निंग रेशियो निकल के आती है। तो जब आप देख सकते हो प्राइस अर्निंग रेशियो 0.5 है यानी कि हाफ है, तो ईपीएस का हम हाफ कर देंगे डायरेक्टली बिना फॉर्मूला लगाए, तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड टू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे रिलेटेड है, ये हमारा बेटा अमलगमेशन से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिस पर्पस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम किसके लिए बनाते हैं, इसके लिए भी हमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम किसके लिए बनाते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, हाँ तो किसके लिए बनाते हैं बेटा हम फंड फ्लो स्टेटमेंट, हमेशा वर्किंग जो कैपिटल होती है उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए बनाते हैं हम वर्किंग कैपिटल को कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है हमारा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन सा हम नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में से पे नहीं करते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये सारे बेटा हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड के टाइम भी तो वर्किंग कैपिटल में से करते हैं, लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम वर्किंग कैपिटल में से पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो क्या होती है हमारी, तो जो डेट इक्विटी रेशियो होती है वो हमारी लेवरेज रेशियो होती है, और इसको हम सोल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, कैश फ्रॉम ऑपरेशन किसके बराबर है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश जितने भी एक्सपेंसेस है उसको प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स को भी हम क्या पे ऐड कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू। मटेरियल कॉस्ट में किस वजह से वेरी करती है हमारी, चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, चेंज इन क्वांटिटी यूज्ड, चेंज इन मटेरियल मिक्स। तो इन सभी की वजह से मटेरियल कॉस्ट में चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स फॉर द ईयर ₹40,000, परचेज ₹30,000, एक्सपेंसेस 5,000, क्रेडिटर्स एट द स्टार्ट ₹10,000, क्रेडिटर्स एट द एंड 15,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी। तो अब देखें इसमें इस सेल्स हमारी इधर आती है, क्रेडिट साइड सेल्स हो जाएगी कितनी, 40,000 की सेल्स है हमारी। ठीक है, परचेज इधर आ जाएगा 30,000 का परचेज किया, एक्सपेंसेस अभी इधर से आ जाएंगे 5,000 का। अब क्रेडिटर्स में देखिए या तो जो हमारा स्टार्ट का क्रेडिटर आप वो यहाँ पर लिख लीजिए और बाद का यहाँ पर लिख दीजिए 15,000, या आप इसको क्या ये भी कर सकते हैं कि क्रेडिटर्स में टोटल चेंज कितना हुआ है, पहले 10,000 की थी अब 15,000 के है, तो ओनली 5,000 अब कहाँ पर लिख सकते हैं, इसको कट करके ओनली क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इधर आ जाएगा हमारा 45,000 एंड इधर आ जाएगा हमारा कितना 35,000, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएगा, यानी कि ₹10,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी टेकन एज ऑफ कैपिटल नेचर, इनमें से हम किस आइटम को कैपिटल नेचर कंसिडर कर सकते हैं। ₹2,000 स्पेंड ऑन डीमेंटलाइजिंग प्लांट एंड मशीनरी टू मोर कन्वीनियंट साइट, यानी कि उसको हम मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए इसका खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल नेचर नहीं है, ये रिवेन्यू नेचर है। नेक्स्ट है ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, एक नई साइट के लिए, यानी कि पहले कहीं लगा था वो हमारा स्टॉक, अब उसको हटा रहे हैं दूसरी जगह लगाने के लिए, तो ये भी हमारा रिवेन्यू नेचर का हुआ। ₹5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू मशीन लगाने के लिए हमने 5,000 पे किया, इट मीन्स ये कैपिटल नेचर का हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, सम ₹5,000 वर एक्सपेंडेड ऑन री इंस्टॉलिंग यानी कि दोबारा इंस्टॉल किया है उसको, तो ये भी हमारा रिवेन्यू नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डेप्रिशिएशन हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो डेप्रिशिएशन हमारा एग्जाम्पल है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन द टाइम बेसिस, टाइम बेसिस पर आप इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस करते हो, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, तो ये सभी करते हैं ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री ऑन इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू, प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, यानी कि जब हमारी बिजनेस यानी कि जो भी कंपनी होती है वो एक्सटेंस में नहीं आती, उससे पहले का जितना भी हम खर्चा करते हैं, ठीक है, तो वो सारा किस में आ जाता है, हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाता है, और ये कहाँ पर जाता है, ये प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व के अंदर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन अंडरटेकिंग टू मीट इट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बोथ, किसकी ऑब्लिगेशन को करता है, ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, इनमें से कौन सा हमारा नॉन ट्रेडिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है, नहीं है ये बताना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ रिटर्न ऑफ, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हम क्या करते हैं बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट्स कॉल्ड, तो जब भी कोई मार्केट में एक अकेला विक्रेता होता है किसी भी वस्तु का बेचने का, तो वहाँ पर हमेशा क्या पाई जाती है, मोनोपोली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, इनमें से मार्केटिंग स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, नन ऑफ द अबव, तो परफेक्ट कंपटीशन बेटा आपको कभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रिवेन्यू में से क्या माइनस करें कि हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाए, तो टोटल रिवेन्यू में से हम जब टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉस्ट नोन एज पीरियडिकल कॉस्ट, यानी कि टाइम बेस पर है ये, पीरियडिकल कॉस्ट क्या होती है हमारी, हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया भी था, शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियडिकल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन टोटल रिवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड कॉल्ड एज, यानी कि जो टोटल रिवेन्यू है उसमें चेंज आता है यदि कोई हम एडिशनल यूनिट को सोल्ड करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा, सीमांत लागत हमारा कहलाएगा। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, और आपका होमवर्क मैंने आपको बताया कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।